हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक और दम। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर के आए हैं स्टीवन जॉनसन द्वारा लिखी हुई किताब वेयर गुड आइडियाज़ कम फ्रॉम के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? तो किताब के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। दोस्तों, दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। जितनी तरक्की इंसानों ने 3000 सालों में भी नहीं की थी, उससे ज़्यादा तरक्की इसने पिछले 30 सालों में की है। इंटरनेट की मदद से जानकारी आज दूर दूर तक पहुंच रही है। हर रोज़ हम अखबारों में नए नए आइडियाज़ और नई नई खोज के बारे में पढ़ते ही हैं। मार्केट में हर तीसरे महीने एक नया फीचर वाला फ़ोन आ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों को इतने सारे आविष्कार करने के आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? क्या आपको पता है कि किस तरह से दुनिया के महान वैज्ञानिकों के दिमाग में उनके आविष्कार का आइडिया आया था? यह किताब इन्हीं सवालों का जवाब देती है। दोस्तों, यह किताब हमें बताती है कि हमारे अंदर नए आइडियाज़ किस तरह से पैदा होते हैं। दोस्तों, इस किताब की मदद से आप अपनी सोच को बेहतर बनाना और नए आइडियाज़ पैदा करना सीख जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, 4 अरब साल पहले कार्बन हर चीज़ में पाया जाने लगा, या यूँ कह लीजिए कि कार्बन की मदद से ही हर चीज़ बनने लगी। लेकिन ऐसा नहीं कि कणों ने अचानक से खुद को व्यवस्थित करके सूरजमुखी या गिलहरी जैसे जीवित चीज़ें बना ली। पहले कार्बन को मॉलिक्यूल बनाना पड़ा। उस मॉलिक्यूल से कुछ पॉलीमर बने, जिनसे प्रोटीन बना। उस प्रोटीन से सेल बने और उन सेल्स से प्राचीन जीव, बहुत सी छोटी चीज़ें बनी। हर कदम पर उन्होंने कोई नई रचना की। फिर कहीं जाकर कार्बन सूरजमुखी बना पाया। इसी तरह ईबे 1950 में नहीं बनाया जा सकता था। सबसे पहले किसी ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, फिर किसी ने उस कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने का तरीका खोजा और फिर वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। अंत में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पर ऑनलाइन पैसे दिए जा सके। उसके बाद कहीं जाकर ईबे बन पाया। अगर यूट्यूब 1990 में आया होता तो वो सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय न तो तेज़ इंटरनेट था और न ही कोई वो सॉफ्टवेयर जिससे नए वीडियोज़ देखे जा सके। इसलिए आसान शब्दों में कहे तो अगर परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं तो बड़े काम सफल नहीं हो सकते। इसी तरह कोई भी नई चीज़ अचानक से नहीं बन पाती, बल्कि उसके बनने के पीछे बहुत सी चीज़ों का हाथ होता है। वो चीज़ें जो आपस में आकर जुड़ती है, तब कहीं जाकर एक नई खोज हो पाती है। दुनिया को बदलने वाली सोच कभी अचानक से पैदा नहीं होती, बल्कि वो समय के साथ धीरे धीरे पैदा होती है। अगर हम नई खोज की दुनिया को देखें तो लगता है कि वो उन खोजों को करने वाले वैज्ञानिकों के दिमाग में उसका आइडिया अचानक से आया हुआ। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। किसी खोज को करने में या किसी नई चीज़ को बनने में समय लगता है। डार्विन का कहना था कि जब वो माल्थस के जनसंख्या विकास के बारे में पढ़ रहे थे, तभी उनके दिमाग में नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत का ख्याल आया। लेकिन उनकी नोटबुक से पता चलता है कि पहले भी कई बार उन्होंने कुछ ऐसे ही सोचा था। इससे यह पता लगता है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत उन्हें समय के साथ धीरे धीरे समझ आया था। कुछ इसी तरह वर्ल्ड वाइड वेब भी बना था। टिम बर्नर्स-ली ने विक्टोरिया के समय की एक किताब पढ़ी। उसमें उन्हें पोर्टल ऑफ इंफॉर्मेशन का जिक्र मिला, जिसे पढ़कर वे बहुत प्रभावित हुए। इसके कुछ 10 सालों बाद ही वो स्विस सर्न लैब में एक कंसल्टेंट की तरह काम करने लगे। वहाँ पर उन्होंने किसी भी सूचना को इकट्ठा करना और आपस में उन्हें एक नेटवर्क से जोड़ने पर काम शुरू किया। कुछ 10 सालों बाद सर्न ने उन्हें इस प्रोजेक्ट पर और काम करने की इजाज़त दी। फिर कहीं जाकर एक ऐसा नेटवर्क बन पाया जिसमें हाइपर टेक्स्ट लिंक की मदद से अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता था। बर्नर्स-ली कई सालों की मेहनत के बाद वर्ल्ड वाइड वेब बना पाया। दोस्तों, करीब 2 दशक पहले एक इकोलॉजिस्ट ये समझ गए थे कि प्रकृति के जीव दूसरों जीवों के रहने का स्थान बनाते हैं। वो एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई जानवर मर जाता है तो कीड़े उसे खाकर न सिर्फ प्रकृति को साफ करते हैं, बल्कि वो उसे मरे हुए जान को खाद में बदल देते हैं, जिससे वहाँ पर नए पौधे और पेड़ उग पाते हैं। हमारी प्रकृति एक प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत से जानवर और पौधे रहते हैं और एक दूसरे के फ़ायदे के लिए काम करते हैं। इसी तरह के बहुत से दूसरे प्लेटफॉर्म भी मौजूद है जिसमें लोग एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं, की मदद से हमें नई खोज करने में आसानी होती है। जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल है। पहले जीपीएस सिर्फ सेना के इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था,
लेकिन अब जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल मैप्स, एडवर्टाइजिंग जैसी कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है। जीपीएस प्लेटफॉर्म की मदद से आज नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो पा रहा है, जिससे कंपनियों के साथ साथ ग्राहकों का भी फायदा हो रहा है। एक प्लेटफॉर्म कई और प्लेटफॉर्म का आधार बनाती है, जो कि अनगिनत आविष्कार को जन्म देता है। ट्विटर की कहानी भी एक ऐसी ही है। सबसे पहले इंटरनेट नाम का एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर बहुत से लोग जानकारियां बांटते थे। इस प्लेटफॉर्म के आधार पर ट्विटर बना, जहां पर लोग अपनी हर रोज की ज़िंदगी की खबरें लोगों के साथ बांटने लगे। आज ट्विटर खुद एक प्लेटफॉर्म बन गया है और अब बहुत से लोग हैं जो ट्विटर पर दूसरे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। कार्बन हर जीवित चीज़ में पाया जाता है, क्योंकि वो दूसरे कणों से काफ़ी आसानी से जुड़ जाता है और प्रोटीन जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेता है। लेकिन कार्बन के शायद धरती पर जीवन संभव नहीं हो पाता। कहने का मतलब है कि नई सोच और नए आविष्कार के लिए दूसरों से कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जब इंसानों ने शहर और कस्बे बनाना शुरू किया, तो वो अपनी सोच और आविष्कारों को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। अगर ऐसे कनेक्शन नहीं बने होते तो इंसान के साथ उसकी नई खोज भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपनी सोच को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा कनेक्शन होना ज़रूरी है। फॉर मोलिकुलर बायोलॉजी लैब में वैज्ञानिकों ने अपनी खोज को और अच्छे तरीके से समझने के लिए अपने हर आइडिया रिकॉर्ड करना शुरू किया। वो दूसरे लोगों के साथ बैठकर अपने काम के बारे में बात करते थे। ऐसे ही किसी मीटिंग में एक वैज्ञानिक के दिमाग में माइक्रोस्कोप का आइडिया आया था, जो कि आज हर लैब का एक ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। रिसर्च में यह भी पता चलता है कि क्रिएटिव लोगों का सोशल नेटवर्क भी बड़ा होता है। वो कई लोगों से मिलते जुलते हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग चीज़ों से संबंधित नए आइडियाज़ के बारे में पता लगता है। छोटे कस्बों के मुकाबले शहरों में लोग एक दूसरे से ज़्यादा मिलते हैं, एक दूसरे के साथ नई सोच विचारों को बांटते हैं। यही वजह है कि गांव के मुकाबले शहर के लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। हालांकि ऐसा क्रिएटिव नेटवर्क अब सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रह गया। इंटरनेट लोगों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है, जिसकी मदद से लोग अपनी सोच दूसरों तक आसानी से पहुंचा पाते हैं। एंटरप्रेन्योर अक्सर नई खोज करते हैं और उसकी मदद से पैसे कमाते हैं। इस तरह से बहुत से लोगों को नई खोज करने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन वे अपने इन आविष्कारों पर पेटेंट करने की मदद से रोक लगा देते हैं। पेटेंट लग जाने की वजह से लोग उनके आविष्कार में अपने हिसाब से बदलाव करके उससे बेहतर नहीं बना पाते, जिस वजह से तरक्की की रफ्तार कम हो जाती है। हमें नए खोज करने वालों को बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें एक ऐसा माहौल देना चाहिए जिससे वे अपने आइडियाज़ पर खुलकर काम कर सके। पेटेंट या दूसरी चीज़ों की मदद से अपनी नई खोज को सिर्फ अपने तक रखने से हम कभी तेज़ी से विकास नहीं कर पाएंगे। हमें प्रतियोगिता के साथ साथ सहयोग की भी ज़रूरत होती है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विन ने जितना जोर नेचुरल सिलेक्शन पर दिया है, उतना ही जोर इस बात पर भी दिया है कि जिंदा रहने के लिए प्रजातियों के बीच में सहयोग होना चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कहता है कि प्रकृति में वही जीव जिंदा रहेगा जो ज़्यादातर ताकतवर होगा और खुद को मुश्किल हालात में सुरक्षित रख पाएगा। प्रतियोगिता का मतलब भी यही होता है, जो ज़्यादा काबिल होगा वही जीतेगा। लेकिन अगर वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना छोड़ देंगे तो वे जिंदा नहीं रह पाएंगे। जानवर को जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधों की और पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए जानवरों की मदद की जरूरत हमेशा पड़ेगी। इसी तरह से नई खोज के लिए प्रतियोगिता के साथ दूसरों का सहयोग भी होना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, नए आविष्कार करने के लिए हमें खुद को एक पानी जैसे माहौल में रखना होगा। नदी में बहते पानी में हमेशा उथल पुथल होती रहती है। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को काट देती है और आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेती है। लेकिन इतनी उथल पुथल होने के बाद भी पानी के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड उसे जोड़कर रखता है, जिससे पानी हमेशा एक धारा में बहता है। पानी बहुत सी अलग अलग चीज़ों के साथ लेकर चलता है, उनके बीच में कनेक्शन बनाती है। दोस्तों, नई खोज के लिए हमें खुद को पानी की तरह के माहौल में रहना होगा, जहां हमें स्थिरता भी मिले और अस्थिरता भी। हमें एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें हमारे रास्ते में लगातार कुछ रुकावटें आती रहे और हमारे अंदर उथल पुथल मचती रहे। इसके साथ ही हमें एक धारा में बहना होगा और बहुत सी दूसरी चीज़ों के साथ कनेक्शन बनाना होगा, ताकि हम आसानी से किसी समस्या का समाधान खोज सके। कभी कभी दिमाग में एकाएक ऐसे विचार आ जाते हैं जो किसी नई खोज को करने में हमारी मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपने एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग विचार एक दूसरे से मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक ने इस बात की पुष्टि भी की है कि
जब हम किसी समस्या से परेशान होकर सोते हैं तो सपने उसे सुलझाने में हमारी मदद करते हैं। सदियों पहले एक जर्मन केमिस्ट केकुले ने एक सपना देखा था। उस सपने में एक सांप अपनी पूंछ को काट रहा था। इस सपने के बाद ही केकुले समझ गए कि बेंजीन मॉलिक्यूल में कार्बनिक रिंग का आकार लेता है। ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी और गड़बड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ी है। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करता है वो उतने ही अच्छे समाधान निकाल पाता है और उतना ही क्रिएटिव बनता है। जब अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ मिलकर अपनी जानकारी और अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो उन्हें अलग तरह से सोचने का मौका मिलता है। दोस्तों, 1920 के दशक में कई कलाकार, लेखक और कवि एक साथ मिलते थे। वे एक दूसरे के साथ अपना ज्ञान बांटते थे। इस वजह से अलग अलग तरह के आइडियाज़ दूसरों तक पहुंचते थे, जिससे नई सोच को बढ़ावा मिलता था। चार्ल्स डार्विन और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। उनका एक प्रोजेक्ट कुछ ही दिनों के लिए चलता था, फिर उससे सीखी हुई चीज़ उन्हें हमेशा याद रहती थी। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नई सोच और प्रेरणा की चाबी एक अच्छा नेटवर्क है। ये उन्हें नई चीज़ें सीखने का मौका देता है। ऐसे नेटवर्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंटरनेट है, जहां न सिर्फ हमें अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं बल्कि दूसरे लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है। चाहे वो जीवन का विकास हो या कोई नई खोज, गलतियाँ हर जगह होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि गलती हमेशा बुरी हो। एग्जाम्पल के लिए हम जीन्स को लेते हैं। माता पिता का जीन उनके बच्चों में जाता है, जिसमें बच्चों के विकास की पूरी जानकारी होती है। अगर उन जीन्स में जिन जीन्स में किसी तरह की गड़बड़ी या बदलाव नहीं हुआ होता तो एवोल्यूशन कभी संभव नहीं होता। अगर जीन्स में बदलाव नहीं हुआ होता तो हाथी की सूंड या मोर के पंख कभी नहीं बने होते। म्यूटेशन जीविया देता है। हाँ, कई बार म्यूटेशन की वजह से बच्चों में कुछ खराबियाँ भी पैदा हो जाती है, लेकिन यही म्यूटेशन कई बार अच्छी चीज़ें बनाने में मदद भी करती है। इसी तरह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज एक भूल की वजह से की थी। अगर वो गलती से अपने बैक्टीरिया सैंपल को मोल्ड से दूषित नहीं करते थे तो उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि बैक्टीरिया कैसे मर रहे हैं। वो पेनिसिलिन की खोज कभी नहीं कर पाते। गलतियाँ ही हमें पुराने तरीके छोड़ने और नए तरीके अपनाने के लिए मजबूर करती है। दोस्तों, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट एक्सटेंशन शब्द का इस्तेमाल उस खूबी को दिखाने के लिए करते हैं जो पहले तो किसी दूसरे काम के लिए विकसित हुई थी पर अंत में किसी और काम के लिए इस्तेमाल होने लगी। जैसे जीवों में पंख का विकास शरीर के तापमान को काबू करने के लिए हुआ था, लेकिन आज वो पक्षियों की उड़ने में मदद करता है। पुराने आइडिया में कुछ बदलाव करके उनका इस्तेमाल हम नई चीज़ों को बनाने में कर सकते हैं। टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए बनाया था, लेकिन आज उसका इस्तेमाल शॉपिंग, सोशल नेटवर्क, पोर्नोग्राफी जैसी चीज़ों के लिए भी हो रहा है। गुटेनबर्ग ने अपनी मेटलर्जी की जानकारी का इस्तेमाल करके हजारों साल पुराने अंगूर का रस निकालने वाली तकनीक से दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस बना दिया था। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां किसी पुराने तरीके को इस्तेमाल करके कुछ नया आविष्कार किया गया है। अगर आप उनमें बदलाव करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप भी नए आविष्कार आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, आज की यह कैसी लगी? बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। किसी भी महान खोज को पूरा होने में समय लगता है। समय के साथ धीरे धीरे विचार बनते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तब कहीं जाकर एक अच्छा आविष्कार होता है। नए आविष्कार और विकास के लिए लोगों के बीच एक अच्छा संबंध होना चाहिए। कभी कभी गलतियाँ भी नए आविष्कार करने में हमारी मदद करती है। तो दोस्तों, आज की बुक समरी आपको कैसी लगी? ऐसी ही शानदार बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और बुक समरी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।